मतलब सिस्टमैटिकली बांटना, तोड़ना नहीं। तोड़ेंगे किसी खिलौने को तो ऐसा फेंकेंगे, वो सब पार्ट्स टूट जाएंगे, आप उसको फिर से असेंबल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उसको सिस्टमैटिकली खोलेंगे, स्क्रूज खोल करके उसका कोई सर्किट खराब हो गया है तो आप ठीक करेंगे, तो आप वापस से सब चीज़ें पैक कर सकते हैं। वियोजन के रूप में हम सदिश को सिस्टमैटिकली खोल करके देख रहे हैं कि वो किन चीज़ों से बना है। नमस्कार, क्लास 11th के लिए चैप्टर 4 समतल में गति का हम लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे सदिशों का वियोजन कैसे किया जाता है, उन्हें घटकों के रूप में कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में जो सदिशों का संकलन और व्यवकलन पढ़ा था, तो हम आज उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि सदिशों का व्यवकलन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो सदिशों का व्यवकलन कैसे किया जाएगा भाई, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे, आपको छोटेपन में तो प्लस और माइनस अलग अलग पढ़ाया गया, लेकिन बाद में बड़े होकर आपने समझा कि एक्चुअली जब हम माइनस करते हैं किसी चीज़ को तो वह भी क्या होता है, योग होता है। कैसी संख्याओं का योग होता है, धन संख्या और ऋण संख्या का योग होता है। ये व्यवकलन जो है वह योग ही के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जैसे बीजगणित में व्यवकलन जो था वह संकलन ही होता था, लेकिन संख्या का प्रकार बदल जाता था, वैसे ही जब हम सदिशों का व्यवकलन पढ़ेंगे तो भी हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम संकलन करेंगे। त्रिभुज नियम से कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। अगर हमारे पास दो सदिश होते थे, ए सदिश और बी सदिश, तो हम क्या करते थे, उनको एक ही क्रम में लगाकर रख लेते थे और कहते थे कि यदि ये दो भुजाएं हैं किसी त्रिभुज की जो एक ही क्रम में रखी गई हैं, तो तीसरी भुजा जो कि विपरीत क्रम में होगी इन दोनों का योग प्रदर्शित करेगी। अब मान लीजिए हमें तो भाई ए सदिश माइनस बी सदिश चाहिए। क्या चाहिए हमें, ए माइनस बी सदिश। तो आप जानते हैं कि जब समान परिमाण के परंतु विपरीत दिशाओं वाले दो सदिश हो तो एक दूसरे के विपरीत सदिश कहे जाते हैं। अगर बी सदिश ये है तो ये माइनस बी सदिश होगा। ठीक है, क्लियर। अगर मुझे ए सदिश और बी सदिश ऐसे मिल रहे थे तो ए सदिश और माइनस बी सदिश कैसे मिलेंगे, इस प्रकार से। ए सदिश तो सेम रहा, बी सदिश को मैंने 180 डिग्री से पलटी मार के दिशा बदल के कहा कि ये लो भाई ये माइनस बी सदिश है, अब इसका योग कर लो। तो योग करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे, वही त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम में तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में लगी हो, सी सदिश, यहाँ पर क्या कहलाएगा, ए सदिश माइनस बी सदिश। तो व्यवकलन क्या है, संकलन ही है, लेकिन यहाँ पर हम माइनस का मतलब है दिशा का परिवर्तन, 180 डिग्री से दिशा को बदल देना। तो ये तो हो गया त्रिभुज नियम से। अगर आप चतुर्भुज नियम से देखें तो चतुर्भुज नियम में क्या करते थे हम, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझ लिया होगा। तो चतुर्भुज नियम में हम क्या करेंगे, चतुर्भुज नियम में हमें दो सदिश दिए जाते थे, हम उनको ऐसे पुच्छ मिला के रख लेते थे, ये पी सदिश, ये क्यू सदिश। अब अगर मुझे पी सदिश और क्यू सदिश का योग चाहिए होता था तो मैं इसे आगे बढ़ा करके एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बनाती थी और इनका विकर्ण को कहती थी कि ये परिणामी सदिश है और इसे मैं लिख सकती हूँ पी प्लस क्यू सदिश। सही है। अब पी माइनस क्यू कैसे निकालेंगे, तो पी सदिश तो वही रहे, क्यू सदिश को 180 डिग्री से पलटा दीजिए, पी सदिश माइनस क्यू सदिश। अब क्या करें, वही करें जो पहले करते थे, इसके शीर्ष से इस प्रकार से विस्तार किया कि हमें पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ और फिर उसकी विकर्ण इस प्रकार से कि वह पुच्छों के कटान से शुरू हो और शीर्ष को दिखाए इस तरफ, तो ये बनेगा परिणामी सदिश और क्या हो जाएगा, आर सदिश बराबर पी सदिश माइनस क्यू सदिश। तो सदिशों का व्यवकलन बेसिकली संकलन ही है, सिर्फ यहाँ पर हम विपरीत सदिश ले लेते हैं, माइनस सदिश ले लेते हैं और प्रक्रिया वही रहती है, संकलन ही होता है। सदिशों का वियोजन जब हम पढ़ रहे हैं तो देखिए हमारे पास हम निर्देश तंत्र ले रहे हैं, हमारे पास एक आयताकार कार्तीय निर्देश तंत्र है जिसमें हमारे पास फिलहाल हम द्विविमीय अक्षों की बात कर रहे हैं, हम द्विविमीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक है। इस x अक्ष और y अक्ष में हमें सदिश को क्या करना है, वियोजित करना है, उसको बांट के बताना है कि इस दिशा में ये घटक है और उस दिशा में वो घटक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना पूर्व ज्ञान थोड़ा सा ले आएँ कि एकांक सदिश क्या होता है। तो एकांक सदिश क्या होता है, क्लास होती तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें कहते,
पर यहाँ पर मैं अकेले ही कहना चाहती हूँ कि एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण कैसा हो, इकाई, परिमाण इकाई हो या परिमाण इकाई होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात, यह एक विशिष्ट दिशा को बताता है, विशिष्ट दिशा को बताता है, ठीक है। फिर इसका कोई मात्रक या विमा नहीं होती, इसका मात्रक तथा विमा दोनों ही क्या नहीं होती हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको कैप लगा के प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर मुझे इस दिशा में कोई भी सदिश बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगी, ए सदिश को मैं बताऊंगी परिमाण और इस दिशा को मल्टीप्लाई करके कहूंगी कि सदिश कितना है, इस दिशा में इतने परिमाण का सदिश है, तो दिशा बताने का काम कर रहा है इकाई सदिश और परिमाण बता रहा है कि इतना हमारा सदिश का परिमाण है, ठीक है। तो ये हमारे पास सदिश, परिमाण, दिशा सब हो गई उसकी। तो मैथमेटिकली हम सदिश को ऐसे प्रदर्शित करते हैं इकाई सदिश के रूप में। तो अब हम क्या कहते हैं कि x सदिश के दिशा में हमने इकाई सदिश i कैप परिभाषित किया और y दिशा में हमने कितना परिभाषित किया, j कैप। z दिशा में हम k कैप परिभाषित करते हैं। फिलहाल हम समतल में गति देख रहे हैं, इसलिए शुरुआत हम द्विविमीय सदिश से कर रहे हैं और द्विविमीय सदिश x y तल में पाया जाएगा या x z या y z तल में, परंतु किसी तल में स्थित होगा और उस तल में दो अक्षों से काम चल पाएगा और दो अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश हमने बता दिए हैं फिलहाल x y के लिए i कैप और j कैप, ठीक है। अब चलिए वियोजन हम देखते हैं। वियोजन मतलब सिस्टमैटिकली बांटना, तोड़ना नहीं। तोड़ेंगे किसी खिलौने को तो ऐसा फेंकेंगे वो सब पार्ट्स टूट जाएंगे, आप उसको फिर से असेंबल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उसको सिस्टमैटिकली खोलेंगे, स्क्रूज खोल करके उसका कोई सर्किट खराब हो गया है तो आप ठीक करेंगे, तो आप वापस से सब चीज़ें पैक कर सकते हैं। वियोजन के रूप में हम सदिश को सिस्टमैटिकली खोल करके देख रहे हैं कि वो किन चीज़ों से बना है। जब हम उन पार्ट्स को वापस लगाएंगे तो हमें सदिश स्वयं मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वियोजन है, इसे हम सदिश को तोड़ना नहीं कहेंगे, सदिशों को घटकों के रूप में प्राप्त करना कहेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमने बोला कि हमारे पास एक सदिश a है, इस a सदिश को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, सही है। ये o पॉइंट बोल देते हैं, इसे p पॉइंट बोल देते हैं। अगर ये सदिश है तो आप क्या करें, हम इस शीर्ष बिंदु से दो लंब डाल सकते। ध्यान दीजिए, ये जो सदिश है जो x दिशा में है, ये जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं ax, ठीक है। अगर ये सदिश के रूप में देखा जाए तो इसका परिमाण कितना है ax और इसकी दिशा कितनी है i कैप। इस एक सदिश को मैं लिख सकती हूँ x i कैप के रूप में। फिर अगर मैं इधर देखूँ तो ये मेरे पास j दिशा में घटक हो गया और इसको मैं लिख रही हूँ यदि ay सदिश, तो कितना लिख सकती हूँ, ay परिमाण गुणा इकाई सदिश j कैप, ठीक है। अब ध्यान दें, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है OPQ, मैं इसको कह रही हूँ OPQ ट्राइंगल में आपके पास ये तो हो गया एक सदिश। अगर मैं ये जो सदिश है ना ay सदिश, इसको बिना परिमाण में बदले करे, बिना इसकी दिशा को बदली करे, मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ तो ये क्या बना रहेगा, सदिश स्वयं बना रहेगा। हमने योग करने से पहले ये बात कही थी, ठीक है ना, कि हम किसी भी सदिश को बिना परिमाण और दिशा बदले आकाश में कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। वही उपयोग हमने यहाँ किया। ay सदिश को हमने यहाँ देखा और बोला भाई ये तो ay सदिश ही तो है, वही दिशा है, वही परिमाण है, तो ये तो ay सदिश हो गया। अब ध्यान दीजिए, OQP ट्राइंगल में हम त्रिभुज नियम का उपयोग करने वाले हैं। ट्राइंगल OPQ में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से हम लिख सकते हैं कि OQ सदिश, देख रहे हैं आप क्रम, इसी क्रम में QP सदिश, दो भुजाओं जो कि दो सदिश जो कि समान क्रम में रखे गए हैं का योग तीसरी भुजा जो कि विपरीत क्रम में रखी गई है, यानी कि कौन, OP सदिश के बराबर लिखा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम सदिशों के नाम के रूप में लिखें तो OQ हो गया AX I कैप, AY J कैप बराबर A सदिश स्वयं। सदिश
दो आयताकार घटकों के रूप में परिभाषित कर दिया गया है, जो x अक्ष के अनुदिश ax सदिश और y के अनुदिश ayj कैप। इस तरह से आप सदिश को दो घटकों में बांटने को आपने सफलता पाली। अब समझिए, अगर ये जो सदिश है वह यहाँ से कोण कितना बनाए, थीटा, x अक्ष से कितना कोण बनाए, थीटा, तो ट्राइंगल OPQ में आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार कौन हो गया, ax, कर्ण कौन हो गया, a, तो आप परिमाण रूप में ax बटा a को लिख सकते हैं कॉस थीटा। और यहाँ पर आपको यदि ax निकालना हो और आपको कोण दिया गया हो, सदिश का परिमाण दिया गया हो, तो आप इस प्रकार से लिख पाएंगे। इसे मैं नंबर 1 कह रही हूँ, इसे नंबर 2 कह रही हूँ। अब देखिए, अगर मैं ट्राइंगल OPQ में ही साइन थीटा का मान निकालूं तो साइन थीटा कितना होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कौन है, PQ, कर्ण कौन है, OP, तो आप लिख पाएंगे PQ बटा OP। PQ कितना है, AY, और OP कितना है, A, तो हम यहाँ से लिख पाएंगे AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। इसको मैं लिख रही हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब आप ध्यान देंगे, अगर हम 1 में 2 और 3 से मान रखते तो आपको A सदिश का मान कितना मिलना चाहिए, A cos थीटा I कैप, A साइन थीटा J कैप। ये इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल गई। सही है, कैसे मिली 4 हमें, हमने समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रख दिए, ठीक है ना, तो हमें क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो किसी सदिश का जब परिमाण निकालना होगा तो क्या करेंगे, हमने फिलहाल क्या देखा, हमने द्विविमीय सदिश को दो घटकों में बांट दिया, ax सदिश और ay सदिश। उनके मान अगर हमें सीधे नहीं दिए गए हों, या तो हमें सदिश कैसे दिया जाएगा, हमें a सदिश कैसे दिया जा सकता है, बोला जा सकता है a सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप, तब तो हमें सीधा मिल गया। लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं दिया जाए, हमें कहा जाए एक बल सदिश है F और वह 5 न्यूटन है और वह थीटा बराबर 30 डिग्री पे काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका उपयोग करेंगे। सही है, लेकिन किस काम में किया जाएगा, देखिए, अगर मान लीजिए हमें सदिश का परिमाण निकालना हो, तो यहाँ पर हम अपना टॉपिक वियोजन के आगे ले जा रहे हैं, सदिश का परिमाण। ठीक है, तो सदिश का परिमाण कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। सदिश का परिमाण निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय पे जाएंगे। आप बोलेंगे ट्राइंगल OPQ में जो OP स्क्वायर है वो क्या है, कर्ण का स्क्वायर है, बराबर PQ स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार OQ का स्क्वायर होना चाहिए। यदि आप AX और AY के पदों में देखें तो OP स्क्वायर बराबर A स्क्वायर होना चाहिए, जो कि AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो आपको घटकों के रूप में इस प्रकार से परिमाण मिलेगा। और अगर आप थीटा दिया गया है आपको, तो हम 2 और 3 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, और आप क्या बोलेंगे, A स्क्वायर का मान आपको मिल जाएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं, दिख रहा है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अंदर रह जाएंगे, A स्क्वायर बाहर ले लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, और आपको मान मिल गया A स्क्वायर के बराबर। तो फॉर्मूला से A का परिमाण निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा सदिश का द्विविमीय वियोजन। और हमने क्यों किया ये वियोजन, ताकि हम गणना करने के लिए सदिश का उपयोग आसानी से कर सकें, क्योंकि त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम जो कि ग्राफीय विधि है, पिक्टोरियल वे है, आलेखीय विधि है, इसके लिए चित्र बनाने पड़ते हैं और हमेशा ये बहुत इजी नहीं होता। इजी हमें सदिश योग कब लगता है, जब हमें सदिश ऐसे घटकों के रूप में दिखाई पड़ता है, हम फट से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पर अपने प्रोसेस को इजी बनाने के लिए वियोजन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम द्विविमीय वियोजन पढ़ चुके हैं, त्रिविमीय समझना आसान होगा। फटाफट से हम त्रिविमीय वियोजन भी देख लेते हैं। हम त्रिविमीय वियोजन पढ़ते हैं सदिश का। ये देखिए, ये हमारे पास 3 अक्ष हैं, ऐसा, ठीक है ना, ठीक है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये z अक्ष। आप किसी भी नाम को कैसे भी दे सकते हैं, हमारे पास कॉमन जो सेटअप है वो ऐसा चलता है, इसलिए हम हमेशा ऐसे ले लेते हैं। ये हमारा सदिश, ठीक है,
कौन है ये, इसका नाम बोल दीजिए O और P सदिश है ये, इसको हम A सदिश बताएंगे। सही है। अब ध्यान दीजिएगा, इस सदिश से हम लंब डालेंगे, ठीक है। लंब डालते ही सदिश से किधर डालेंगे, एक तो डालेंगे यहाँ एक्स जेड तल में, और इस पॉइंट से 2 लंब डालेंगे हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे। ये जो घटक होगा वह ए एक्स घटक होगा, सदिश किसका, ए का। ये जो घटक होगा वह ए जेड घटक होगा। अगर हम एक लंब यहाँ डालें इस तल में, तो एक लंब हम यहाँ से डाल सकते हैं और एक यहाँ डाल सकते हैं। ये जो है यह ए वाई घटक है ए सदिश का, ये जो है ए वाई के बराबर ही होना है, दिख रहा होगा आपको। ये ए जेड के बराबर होना है, दिख रहा होगा आपको। और ये जो है ए एक्स के बराबर होना है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस सदिश से हम एक और लंब डालते हैं इस वाई जेड तल में। यहाँ से एक लंब आप यहाँ डालेंगे, एक लंब आप यहाँ डालेंगे। आप देख सकते हैं ये ए जेड के बराबर है, ये ए वाई के बराबर है, और ये जो दिख रहा है ना, ये 3, ये और ये सब ए वाई के बराबर है। सही है। तो इस तरह से हम एक त्रिविमीय सदिश के घटक देख सकते हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ये क्यूब के जैसा निर्माण हो गया है, या एक क्यूबॉइड, एक घनाभ के जैसा निर्माण हो गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो एक घटक दे रहा है आपको एक्स, एक जेड और एक वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम ए सदिश का मान दिखाना चाहें घटकों में, तो हम चित्र से कैसे दिखाएंगे आपको मैं समझाना चाहती हूँ। इसलिए एक ट्राइंगल का यूज़ कर रही हूँ मैं। यहाँ पर देखिएगा, ये ओ पी क्यू ट्राइंगल, ओ पी क्यू, ये आप समझ सकते हैं। अगर आप 3 अक्ष मान लें इस तरह से, तो सदिश कहीं ऐसा है, त्रिविमीय सदिश है ना, तो तीनों विमाएँ जब मिलती हैं तो एक आकाश बनता है, एक त्रिविमीय, जहाँ पे मैं हाथ घुमा सकती हूँ, डांस कर सकते हैं, ये सब त्रिविमीय एक्शंस हैं। तो ये त्रिविमीय सदिश दिखा रहा है, और इस सदिश को हमने यहाँ पे दिखाया है डॉटेड पार्ट से। हमने बताने की कोशिश की है इसका त्रिविमीय स्ट्रक्चर, जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा कुछ अभी फिलहाल किया नहीं जा सकता है। लेकिन ट्राइंगल हम लेंगे ओ पी क्यू, और एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं ओ एम क्यू। ध्यान दीजिए, ट्राइंगल ओ एम क्यू में आपके पास कर्ण है ओ क्यू स्क्वायर, किसके बराबर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ओ एम स्क्वायर और एम क्यू स्क्वायर के योग के बराबर, ओ एम स्क्वायर और एम क्यू स्क्वायर के बराबर। ध्यान दीजिए, ओ एम स्क्वायर तो ए एक्स घटक है, और एम क्यू स्क्वायर जो है वह ए जेड घटक के बराबर है। तो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, किसको, ओ क्यू स्क्वायर को। ध्यान दीजिएगा ऐसा। तो ओ क्यू स्क्वायर कौन है, ये किसके बराबर हो गया, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर हो गया है। अब हम चलते हैं ट्राइंगल ओ पी क्यू में। तो आप देखिएगा, ट्राइंगल ओ पी क्यू में आप देख पाएंगे कि ओ पी जो है वह कर्ण है, ओ पी स्क्वायर को होना चाहिए आधार ओ क्यू स्क्वायर प्लस लंब पी क्यू स्क्वायर के बराबर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के बराबर। ध्यान दीजिएगा, ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, एक स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर जो है चित्र से हम बता सकते हैं ए वाई के बराबर है, तो ए वाई स्क्वायर। यहाँ पर ओ पी स्क्वायर का मान हमें मिला, जो कि ओ पी खुद कौन है, ए, इसलिए हम ए स्क्वायर लिख पाएंगे इसको, और घटक के रूप में परिमाण लिख पाएंगे ऐसा। ठीक है, मेरे मार्कर्स तो चुक गए। परिमाण घटक रूप में, ठीक है ना। दूसरा परिमाण दिक्कोज्याओं के रूप में हम देखते हैं। दिक्कोज्याओं के रूप में यहाँ पर हम कहते हैं, अगर ए सदिश एक्स दिशा के साथ में अल्फा कोण बनाता हो, वाई के साथ में बीटा कोण बनाता हो, और यहाँ जेड के साथ में ये गामा कोण बनाता हो, तो ए एक्स को लिखा जा सकेगा ए कॉस अल्फा, ए वाई को लिखा जा सकेगा ए कॉस बीटा, ए जेड को लिखा जा सकेगा ए कॉस गामा। अगर मैं इस इक्वेशन 1 कहूँ, जो कि घटकों के रूप में ए स्क्वायर को बता रही है, एक स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जो हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से निकाला है। इस इक्वेशन 1 में अगर मैं 2, 3 और 4 से मान रख दूँ, तो ए स्क्वायर का मान मेरे पास आएगा
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, जहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा दिक् कोजियाएँ कहलाएंगी। ठीक है, दिशा को दिखाने वाली कोजियाएँ, कोजिया मतलब कॉस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर ए स्क्वायर के बराबर आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 होती है। इसे हम कहते हैं दिक्कोजिया का नियम। ठीक है, सभी तो आपको कोण दिए जा रहे हैं किसी सदिश के लिए तीनों विमाओं से, तो इनकी जो कोजियाएं होती हैं उनके स्क्वायर्स का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से आप त्रिविमीय सदिश को घटकों में बांट सकेंगे। ए सदिश को लिखा जा सकेगा ए एक्स यानी कि ए कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। सही है। ए सदिश को आप लिख पाएंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ये सदिश का वियोजन हुआ। त्रिविमीय हमने देखा, द्विविमीय हमने समझा और कार्तीय निर्देश तंत्र में बताया जा सकेगा और उनको 3 घटकों या 2 घटकों, जितने भी विमा में आपका सदिश परिभाषित किया गया है उनमें घटकों के रूप में बताया जा सकेगा और घटकों के रूप में योग हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।